वो रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में प्रसाद और शारदा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी इकलौती बेटी थी, नाम था शांति। पढ़ाई के लिए शहर जाने की सारी तैयारियां करके अपने मामा के लड़के शेखर का इंतजार करती है। शेखर अपनी माँ माधवी के साथ मिलकर उसी गांव में रहता। शेखर के पिता के गुजर जाने के बाद अपने परिवार को संभालने के लिए खेती का काम करते हुए पढ़ाई छोड़ देता है। शेखर को शांति बहुत पसंद थी। वो पढ़ाई के लिए शहर जा रही है ये सुनकर उसे स्टेशन छोड़ने के लिए अपनी माँ के साथ मिलकर शांति के घर आता है। शेखर को देखते ही शांति बहुत खुश होती है। क्या रे भांजी, किसका इतना इंतजार कर रही है? वो पढ़ाई जल्दी से खत्म करके आ, तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। कुछ देखना दिखाना नहीं। जाओ सासू माँ, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। वो तो ऐसे ही खड़ी थी। मुझे पता है कौन किसके लिए और क्यों खड़ा था। वो बात बोलकर माधवी अंदर जाती है। अपने बुआ के लड़के को आते हुए देखती है। अरे इतनी देर कैसे हो गई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम कब आओगे? तुमसे बात करनी थी। खेत का काम देखकर आने तलक थोड़ी सी देरी हो गई। मैं आज हॉस्टल जाने वाली हूँ, तुम्हें पता था ना। सारे काम पहले ही कर लेने चाहिए थे ना। जाऊंगी तो ना जाने कब लौट कर आऊंगी मैं। ठीक है, सारी तैयारियां हो गई तो चले हम। अभी तो आए हो ना, नाश्ता कर लो। बहुत सारी बातें करनी है, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। हम स्टेशन पर जाकर वहाँ बैठकर बात करते हैं। ठीक है बोलकर दोनों वहाँ से मिलकर स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं। कुछ खाया तुमने या और कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे पास बैठो बस। शेखर शांति दोनों करीब बैठते हैं। शांति अपना हाथ उसके हाथ में रखकर अपना सर उसके कंधे पर रखकर रोती रहती है। क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं है। अरे पागल, क्यों डरना, मैं हूँ ना। क्या पता, मुझे रोना आ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अरे पागल, क्यों उदास होना? त्योहार पर तो आओगी ना। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम अगर अच्छे से पढ़ोगी तो भविष्य में हमारे बच्चों के लिए भी वो बहुत काम आएगा। बाहर की दुनिया कैसी होती है मुझे नहीं पता। अगर तुम भी अनजान रहोगी तो कैसे? मैं तुम्हें चिट्ठियां लिखा करूंगा, तुम भी मुझे चिट्ठी लिखना। शांति को समझाकर पढ़ाई के लिए शहर भेजता है। शांति शहर जाती है लेकिन अपना सारा मन शेखर पर लगाए बैठती है। शेखर भी घर पहुंचता है लेकिन मन में शांति के बारे में ही सोचता है। शांति कॉलेज में एडमिशन लेती है। हफ्ते में एक बार चिट्ठी लिखा करती। शेखर भी लिखता। 6 महीने होने के बाद शेखर कितनी भी चिट्ठियां लिखता, शांति के पास से कोई जवाब नहीं था। शेखर बहुत घबरा जाता है। वो बात उसके मामा जी से पूछने पर पता नहीं त्योहार पर आने वाली है कहते हैं। वो बात सुनकर शेखर खुश हो जाता है। त्योहार पर शांति शहर से घर आती है। बहुत बदल जाती है शांति। शांति आ गई है ये बात जानकर शेखर अपनी माँ के साथ उनके घर जाता है। शेखर की माँ शांति को आवाज देने पर भी नजरअंदाज करके कमरे में जाती है। वो देखकर शेखर उसके कमरे में जाता है। कैसी हो पूछने पर मैं जैसी भी हूँ, तुमसे क्या मतलब, ऐसे कहती है। उसके ऐसे कहते ही शेखर एकदम शांत हो जाता है, देखते ही रह जाता है। तब शांति, मुझे तुमसे शादी करना पसंद नहीं, मैं शहर में एक लड़के से प्यार करती हूँ ऐसे कहती है। ये बात मैंने घर पर नहीं बताई, मेरी एक मदद कर दो, तुम्हें ही मुझसे शादी करना मंजूर नहीं ऐसे कह दो कहती है। ठीक है कहकर शेखर चला जाता है। त्योहार खत्म होने पर शांति लौट जाती है। शेखर को उदास देख माधवी उसके पास जाकर पूछती है। तब शेखर सारी बातें अपनी माँ से कहता है। वो बात जानकर माधवी, अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते ये सब झेलना नहीं पड़ता। उदास मत हो, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। उसके कुछ ही दिन बाद शांति के पास से एक पत्र आता है। वो पढ़कर शेखर वहाँ से निकलकर शांति के पास पहुँचता है। वहाँ आए शेखर को देखकर शांति रोती है। क्या हुआ है? शेखर पूछता है। तब शांति, जिससे वो प्यार करती थी, उसने धोखा दे दिया। अब वो गर्भवती है ऐसे कहती है। ठीक है हम घर जाते हैं ऐसे कहकर घर ले जाता है शेखर। सारे गांव में उसकी बातें रायते की तरह फैल जाती है। उसकी बेटी की वजह से इज्जत चली गई, इसलिए माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं। माँ बाप के गुजरने के बाद वो अनाथ हो जाती है। कोई बात करने वाला भी नहीं था। उस पर शेखर शांति को अपने घर ले आता है। वो देखकर माधवी,
इस लड़की को तेरे प्यार की कदर नहीं। उस दिन मेरे बेटे को उसके प्यार को ठुकराकर उसे अकेला छोड़ दिया। वो पाप ऐसे ही जाएगा। आखिरकार अकेली रह गई। शेखर अपनी माँ से चुप रहने कहकर शांति को अंदर ले जाता है। कुछ दिन बाद शांति के महीने पूरे हो जाते हैं। एक दिन फिसल कर नीचे गिरने की वजह से अबॉर्शन करना पड़ता है। तू कितनी बड़ी पनौती है, देख ले मेरे बेटे को कितनी तकलीफ दी। तकलीफ ऐसे ही जाएगी। प्यार करने वालों को तकलीफ दिया तो अंजाम कैसे होता है देख लिया। अपना कहने वाला भी कोई नहीं। माँ तुम शांत रहो, वो पहले ही बहुत उदास है। ऐसे सब बोलकर क्यों उसे और उदास कर रही हो माँ तुम? हाँ शेखर, बुआ कुछ गलत नहीं कह रही। गलतियों की सजा भुगत रही हूँ मैं। मैंने जो किया है उससे सबको बहुत तकलीफ हुई है। वो सब क्यों सोच रही हो, तुम आराम करो। ऐसे बोलकर वहाँ से जाकर अपनी माँ से शांति से मैं शादी करूँगा ऐसे कहता है। वो बात सुनकर माधवी नहीं मानती, लेकिन शेखर अपनी माँ को मनाकर शांति से शादी करके प्यार से देख रहा था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोयलापुरम नाम का गाँव था। उस गाँव में महिला रहती थी, नाम था कृष्णवेणी। उसका एक बहुत ही साधारण कुटुंब था, लेकिन उसके सभी दोस्त अमीर होने के कारण वो भी अपने दोस्तों की तरह पैसे वालों की तरह आदतें डालती है। इसलिए पिता को हर बार ये चाहिए वो चाहिए कहकर सताती रहती थी। पिता उसे जान पर खेलकर ले आता था। ऐसे दिन गुजरते हैं। उसकी सुरेश नाम के आदमी से शादी होती है। वो खुशी से सास के घर चली जाती है। सुरेश पैसे वाला होने की वजह से उसकी सारी मनोकामना पूरी करता था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। उसे इन चीजों की बहुत आदत हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सास कृष्णवेणी से ऐसे कहती है, बेटा कृष्णवेणी, तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने सोने का हार बनवाया है। कहकर हार दिखाती है सासू माँ। छी, ये ओल्ड मॉडल है, नया कुछ नहीं। कहकर कृष्णवेणी उस हार को दूर फेंक देती है। ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? अगर नहीं पसंद तो छोड़ो, तुम्हारे लिए नया मॉडल बनवाऊंगी। ये देखो साड़ी तुम्हारे लिए ले आई हूँ, देखो। उन्हें देखकर ये ओल्ड मॉडल है, ये भी नहीं चाहिए कहती है। उन्हें भी फेंक देती है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं। सारी साड़ियाँ उनके चेहरे पर गिरती है। उन्हें देखकर सास ऐसे कहती है, आइए भाई साहब, छोटी है ना, अनजाने में कर दिया। आइए अब बैठिए। आप बहुत अच्छी है, इसीलिए मेरी बेटी को बर्दाश्त कर रही हैं। कोई और होता तो इसे कब का भगा दिया होता। सारी बातें कृष्णवेणी सुनती है। पापा, आप यहाँ पर आग में घी डालने के लिए आए हैं? अपना काम देखोगे तो अच्छा होगा। यहाँ किसने आने कहा? खाने का ठिकाना नहीं, यहाँ पर मिल जाएगा सोच कर आए हैं। थोड़ी तो शर्म कीजिए, दामाद का खाना खाने के लिए। उसकी बातें सुनकर वो बहुत बुरा मानता है। बस बेटा बस, पेट भर के खाना दे दिया ना बस। मेरी बेटी कैसी है देखने आया था। तुम यहाँ ठीक हो, आसमान छू चुकी हो, मैं जान चुका हूँ बेटा। लेकिन एक बात याद, पैसा जरूरी नहीं है, लोगों का प्यार जरूरी है। तुम्हारा ये अहंकार किसी न किसी दिन कम हो जाएगा। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, ध्यान रखना। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। क्या श्राप दे रहे हो? चुपचाप से चले जाओ। ऐसे कहकर उसके लाए हुए सामान फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है। वो सब देखकर सास ऐसे कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे पिता से ऐसे क्यों बात की? वो पिता हैं, थोड़ा सा भी प्यार नहीं उन पर? मेरे पसंद नापसंद पर किसी ने कुछ कहा तो उनके साथ भी यही होगा, चाहे पापा हो या सास। ऐसे गुस्से से अंदर चली जाती है कृष्णवेणी। ऐसे ही अपने आप के ही गुण गा गा कर उस घर में रहती थी। ऐसे थोड़े दिन गुजरते हैं। एक दिन सुरेश ऑफिस से घर लौट कर आता है। कार एक्सीडेंट होकर अस्पताल में एडमिट हो जाता है। सब जानकर माँ और कृष्णवेणी घबराते हुए अस्पताल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उनसे ऐसे कहता है, बहुत खून जा चुका है, पैर टूट चुके हैं, ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे लगेंगे। डॉक्टर कहते हैं। उस पर सास ऐसे कहती है, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, मेरे बेटे को बचा लीजिए।
उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसे कहते हैं। पैसे बहुत खर्च होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। उसे खाट पर रहकर आराम करना होगा ऐसे कहते हैं। उस पर दोनों हाँ कहते हैं। ऑपरेशन में बहुत पैसे चले जाते हैं। ऑपरेशन की जगह पर इन्फेक्शन होने की वजह से फिर से ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर से बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐसे उसे कोई ना कोई समस्या आने के कारण अस्पताल ले जाते हैं। उस पर बहुत पैसे खर्च होते हैं। आखिरकार घर बेचने की परिस्थिति आती है उनकी। सास घर बेचने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन तभी सुरेश की मृत्यु हो जाती है। सुरेश की माँ और कृष्णवेणी उसके मरने पर बहुत रोते हैं, बहुत उदास होते हैं। कुछ दिन बाद सास बहू की परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तभी कृष्णवेणी को अपने पिता की कही बात याद आती है। पैसे जिंदगी भर नहीं रहेंगे, किसी न किसी दिन तुम्हें डुबा देंगे, ये बात तुम जानोगी। ये बातें बार बार उसे सुनाई देती है। वो एकदम से जोर से चिल्लाती है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे जोर जोर से चिल्लाती है। वो सुनकर सास ऐसे कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं सासू माँ, ऐसे जवाब देती है कृष्णवेणी। उस पर वो, जाकर आराम करो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है ना। उस पर वो हाँ कहकर आराम करती है। उस दिन रात को अपने मन में ऐसे सोचती है, पापा की बातें सच नहीं होनी चाहिए। मैं इतने दिन तक इतनी खुशी से आराम से रही, अभी पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे चाहिए। पैसों के बिना मैं बाहर नहीं घूम सकती। मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। पैसों के बिना मैं तो जलसा भी नहीं कर सकती। पैसे कमाने हैं, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? ऐसे सोच रही थी। तभी उसे एक सपने जैसा विचार आता है। मेरी सास बुढ़ी है ना, उसके दोनों पैर तोड़ दूंगी। उसे पागल बनाकर समाज में परिचय करवाऊंगी। ऑपरेशन के लिए पैसे मांगकर फेसबुक, ट्विटर पर पोस्ट करूंगी। आए पैसों से मैं जलसा पार्टी कर सकती हूँ। ऐसे सोचती है कृष्णवेणी। उस रात नींद में बहू एक बड़ा सा डंडा ले आकर उसके दोनों पैरों पर जोर जोर से मारती है। सास जोर से चिल्लाती है, हे माँ, माँ। आवाज नीचे बुड्ढी, अब तुम जिंदगी भर ऐसी रहोगी। बस जितने भी पैसे आएंगे मेरे होंगे। ऐसे बहुत ही बेरहमी से बात करती है। उसके बाद थोड़े दिन तक उसे कमरे में बंद रखती है। उसे खाना भी नहीं देती। सास बहुत कमजोर हो जाती है। बेटा कृष्णवेणी, हाथ जोड़ती हूँ, एक निवाला खाना दे दो, पुण्य मिलेगा। भूख लगी है बेटा। ऐसे बहुत उदास होती है। जोर जोर से रोती है सासू माँ, लेकिन कृष्णवेणी थोड़ी भी दया नहीं दिखाती। और 2 दिन रुकिए सासू माँ, आप किसी के भी पहचान में नहीं आनी चाहिए, तभी तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। वो बात सुनकर सास उदास होकर रोती है। अत्याचार करने से अच्छा मुझे मार डालो। पल पल नर्क सह नहीं पा रही, मुझे मार दो, मुझे मार दो। ऐसे उससे मिन्नतें करके पैरों पर गिरती है। पैर पर गिरी सास को दूर हटा देती है। फिर 2 दिन बाद थकी हुई सास को व्हीलचेयर पर बिठाती है। फोन में वीडियो रिकॉर्ड करती है। कृपया सभी मेरी बात सुनिए, ये मेरी सास है। इन्हें एक अनजान बीमारी होकर बहुत कमजोर हो गई है। कई डॉक्टरों को दिखाया, कुछ ने कैंसर कहा और कुछ दूसरी बीमारी। ना जाने कितने अस्पताल घूमे, इतने पैसे खर्च किए, सारे पैसे खत्म हो गए। हाल ही में मेरे पति भी मर गए। इनके अलावा कोई नहीं। अगर आप मदद करना चाहते हैं, नीचे अकाउंट की डिटेल्स है। दिए हुए 1 रुपये भी मेरी सास की जान बचा सकते हैं। ऐसे कृष्णवेणी मगरमच्छ के झूठे आंसू निकालकर फेसबुक पर पोस्ट करती है। वो देखकर बहुत लोग, कृष्णवेणी के दोस्त और कई बड़े लोग सब कुछ सच मानकर उसे बहुत पैसे देते हैं। वो उन पैसों से मौज करके सास को कभी कभी खाना देती थी। उस अंधेरे कमरे में सास बहुत तकलीफ उठा रही थी। ऐसे कृष्णवेणी अपनी मर्जी से उसे समाज में एक रोगी के रूप में परिचय करवाकर पैसे इकट्ठा करती है।
उन पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करती है कृष्णवेणी। एक दिन ये बात जानकर पिता ये सब सच मानकर कृष्णवेणी के घर आते हैं। उनके घर ताला रहता है। शायद उन्हें लेकर अस्पताल गई होगी। ऐसे सोचते हैं कृष्णवेणी के पिता, लेकिन अंदर से धीरे धीरे आवाजें आती हैं। उन्हें शक होकर खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। अंदर सास व्हीलचेयर पर बैठी होती है। हे भगवान, मुझे क्यों ऐसी जिंदगी दी? यूं जीने से अच्छा तो मुझे मार डालो भगवान। ऐसे चिल्लाती रहती है कृष्णवेणी की सास। वो सब देखकर कृष्णवेणी के पिता बहुत उदास होते हैं। क्या है ये सब? कुछ समझ नहीं आ रहा। सच क्या है जानना होगा। सोचकर ताला तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में पीछे से कोई आकर उसके सर पर जोर से मारता है। बेचारा जोर से चिल्लाकर हे माँ बोलकर नीचे गिरता है। उसे पीछे से किसने मारा, उसके बाद क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।